Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking an important lecture of laws of motion, 6th lecture. So we were discussing about limiting friction. तो जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है। अब आप बॉक्स में एक फोर्स लगा के उसे खींचते हैं, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। मान लीजिए कि ये फोर्स है 10 न्यूटन और उसी समय किसी ने इधर भी फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन। तो अब देखिए जो अनबैलेंस्ड फोर्स है जो बॉक्स को खींचना चाहता है वो 8 न्यूटन है। तो आप मान लीजिए ड्राइविंग फोर्स 8 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स रिलेटिव मोशन कराएगा, और अगर ये 2 न्यूटन नहीं है तो फिर ये 10 न्यूटन ही ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो हम बेकार में इधर फोर्स नहीं लगाते हैं, हम ये मानते हैं कि ड्राइविंग फोर्स हम लगाते जा रहे हैं। और ये बॉक्स नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है भाई? हमने ड्राइविंग फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन और बॉक्स नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि जो नीचे वाला टेबल है वो इसके ऊपर इधर को 10 न्यूटन लगा रहा है। यही फ्रिक्शन है और इस समय मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने मान लीजिए कुछ और फोर्स बढ़ा दिया, अब फिर भी ये नहीं चला, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन भी 11 हो गया। फिर हमने 13 लगा दिया, फिर भी नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 13 हो गया। अब मान लीजिए हमने 14 लगा दिया या 13.1 लगा दिया और ये चल दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रिक्शन 13 से अधिक नहीं हुआ। तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसे हम कहेंगे FMS या F(L), लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड करेगी कि दोनों सरफेस का रफनेस क्या है, दोनों के बीच में पकड़ कितनी है। पकड़ बनाने के लिए हम चाहें तो इसको प्रेशराइज कर सकते हैं, ऊपर से दबा दें तो थोड़ा पकड़ और बन जाएगी, तब इनको और ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो इस बारे में हम लेते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले पूरे हम आपको लॉज बता दें, और कई बार हम लॉज यहाँ लिखेंगे नहीं, हम समझाते चलेंगे, आप उन्हें नोट कर लेंगे या आप उन्हें बुक से भी पढ़ लेंगे। मैं सारे लॉज बताऊंगा पर सारे के सारे लिखाऊं ये जरूरी नहीं है। तो पहले हम लेते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज। तो पहला लॉ है कि दिस फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन रिलेटिव मोशन इज नॉट अकरिंग बिटवीन टू सरफेसेस बट रिलेटिव मोशन इज ट्राइड। फिर अगला लॉ है कि वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ड्राइविंग फोर्स। So when driving force is increased, static friction also increases equally till the static friction reaches to its maximum limit called FMS, maximum static friction, or limiting friction. Beyond which, when driving force is further increased, the friction does not increase and so the relative motion begins. अब अगला लॉ है, थर्ड लॉ मान लीजिए कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू n। n इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस। जैसे ये दो सरफेस हैं, उनके बीच यहाँ पे कांटेक्ट है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा एक्शन एंड रिएक्शन है,
ये तो FMS इज प्रपोर्शनल टू n and n is the normal reaction between the surfaces. तो जितना ज़्यादा नॉर्मल एक्शन होगा उतना ज़्यादा FMS होगा. तो FMS इज इक्वल टू अ कांस्टेंट म्यू स्मॉल s into n, where mu s is a constant for the two surfaces. It depends on the nature of surfaces and it is called coefficient of static friction. Mu s, it is called coefficient of static friction. Its value depends on the nature of two surfaces. If surfaces are perfectly smooth, then this mu s will be 0 and so frictional force will be 0. ठीक है, तो यहाँ से म्यू एस निकाल लेंगे आप FMS अपॉन n. तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है. सो दिस रेशियो म्यू एस हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है, तो म्यू का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा 1. ठीक है, तो याद रखिए. तो अगला लॉ है कि म्यू की जो वैल्यू है, म्यू एस की वैल्यू को डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेसेस पे, और FMS की जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना कांटेक्ट है इनके बीच, उस पर डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो ये हो गए लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब लेते हैं लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन में भी बता दें, वही सेकंड लॉ ही है. उसको कई लोग एक वर्ड उसके लिए देते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑटो एडजस्टेबल फोर्स. वो खुद अपने आप को एडजस्ट करता है. तो जैसे से आप ना ड्राइविंग फोर्स चेंज करते जाएंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट होता चला जाएगा. मान लीजिए आप ड्राइविंग फोर्स आपने 20 कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 हो गया. अब ड्राइविंग फोर्स आपने 22 कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 22 हो गया. फिर एकाएक आपने ड्राइविंग फोर्स 21 कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 21 हो जाएगा. ड्राइविंग फोर्स आपने 5 कर दिया तो फ्रिक्शन भी 5 हो जाएगा. अब लेते हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. और लॉज ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन रिलेटिव मोशन इज अकरिंग बिटवीन two surfaces. It does not depend on the value of driving force. This friction is opposite to the relative velocity between the surfaces. और इसकी वैल्यू जिसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन यानी Fk, इसकी वैल्यू जो होती है that is also proportional to normal reaction, and so Fk is equal to a constant mu k into normal reaction, where mu k depends on the nature of two surfaces and Fk does not depend on the area of contact. ये डॉक्टर बाउडर ने बताया था कि एरिया कम या ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता. वास्तव में फ्रिक्शन के लिए जो फसावट होनी चाहिए वो कम एरिया में भी बन जाती है, और फ्रिक्शन इसीलिए उतना ही होता है. मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ चल रही है तो कुछ फ्रिक्शन हो रहा. अब ये एरिया ज़्यादा है लेकिन अपन एरिया कम कर देना, जैसे आप इतने भर एरिया को टच कराइए बस, फ्रिक्शन उतना ही होगा. चाहे कम एरिया टच करे चाहे ज़्यादा एरिया टच करे, फ्रिक्शन फर्क नहीं पड़ता. फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. रिलेटिव वेलोसिटी ईस्ट की होता है, फ्रिक्शन वेस्ट की ओर होता है. रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्थ की ओर हो तो फ्रिक्शन साउथ की ओर होता है. ठीक है, तो ये हो गया लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो इस बुक को बुक से इसे याद कर लें। ठीक है। फ्रिक्शन और भी इस बात पे के आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रिक्शन को कि सरफेसेस के बीच में कैसा मोशन हो रहा है। तो फ्रिक्शन दो तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर, एंड नंबर टू रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन वन सरफेस रोल्स ओवर अनदर। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ऐसे हाथ को स्लाइड कर रहा हूँ, तो ये फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग कब होता है? जब कोई सरफेस किसी सरफेस पर सरकता है। और रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई बॉडी, जैसे एक बॉडी है, अब बीच में व्हील हमने डाल दी, अब इसको चलाएंगे तो ये पहिया घूमेगा, तो ये बीच में जो फ्रिक्शन होगा, जैसे गाड़ी में टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन, क्योंकि टायर रोल करता है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? अलग अलग सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ये सरफेस अभी यहाँ टच कर रहा और ये यहाँ टच कर रहा, लेकिन आगे जाके फिर ये वाला हिस्सा यहाँ टच करेगा और ये वाला हिस्सा यहाँ टच करेगा, तो सरफेस चेंज होता रहता है इसमें, जबकि वही सरफेस लगातार कांटेक्ट में रहता है। आपने ये देखा होगा कि ये फ्रिक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि मुश्किल ज़्यादा होती है, और ये फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए गाड़ियों में पहिए लगाए जाते हैं। इसमें क्या है कि कांटेक्ट थोड़ा कम बनता है, तो हालांकि कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए फ्रिक्शन, पर उसमें क्या होता है कि चूंकि इसका कारण है कुछ, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको आप दो पार्ट बता सकते हैं, कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहला लेते हैं कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि देखिए, कोई भी सरफेस होता है, कितना भी चिकना दिखे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे खुरदुरापन होता है। बहुत ध्यान से आप देखिए, हर सरफेस को तो एक रफनेस दिखेगी, तो ये नीचे वाले में भी दिखेगी और ऊपर वाले में भी ऐसे रफनेस दिखेगी। तो ये रफनेस जो होती है हर बॉडी में, ये क्या होती है? ये होती है ऐसे ऐसे निकले रहते हैं ये दांत। रफनेस का मतलब टीथ, और दांतों के बीच का जो ये घुसा हुआ हिस्सा है, ये बोलते हैं डिप्रेशन। तो रफनेस का मतलब हर चीज में होता है टीथ, ये और डिप्रेशन। यहाँ पे ऐसे से देखिए तो ये टीथ है और ये बीच में गड्ढा। तो अगर हम कहते हैं कि चीज़ें रफ हैं, इसका मतलब उनमें दांत हैं और गड्ढे हैं। तो जब सरफेसेस टच में रखे जाते हैं तो क्या होता है कि इसके गड्ढे में उसका दांत फंस जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे गड्ढे में बिल्कुल दांत फिट हो जाएं, लेकिन कई कई दांत कई कई गड्ढों में घुस जाते हैं। जैसे ये देखिए दांत पे दांत आ गया, लेकिन कोई कोई घुस जाते हैं। तो जब आप आगे बढ़ाएंगे तो या तो वो दांत टूटे और या फिर वो बॉडी ऊपर को उठ के निकले। भाई अगर दांतों में दांत फंस गए तो अब रेटेमुश कैसे होगा? तो या तो भाई वो दांत टूटे और नहीं तो फिर ये ऐसे ऊपर से उठ के ऐसे निकले, तो उठने में भी एनर्जी लगती है, इसीलिए कठिनाई महसूस होती है। तो यही है जो दांत और गड्ढों का जो इंटरलॉकिंग है, यही फ्रिक्शन का कारण है। दिस इज कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दांत थोड़ी से भी अगर फिट हो गए तो वो कठिनाई उतनी ही होगी, इसीलिए ज़्यादा कांटेक्ट लंबा है कि छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर हम इस सरफेस को दबा दें यहाँ से, तो पता लगा कि जो नहीं फंसे थे वो वाले भी अच्छे से फंस गए, तो उससे क्या है कि नॉर्मल एक्शन बढ़ने पर, इसीलिए फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्शन होता है। ठीक है, ये तो कॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्शन होती है, और जहां कांस्टेंट म्यू एस है, और यहां पर क्या होता है कि यहां जो फ्रिक्शन लगता है तो होता क्या है कि वेट के कारण ये जो सरफेस नीचे वाला है या एक सरफेस कोई ना कोई, वो थोड़ा सा ऐसे दब जाता है। यहाँ पे ऐसे व्हील के नीचे एक गड्ढा सा बन जाता है, और गड्ढे का जो इतना मटेरियल निकला वो यहाँ आगे ऐसे फूल जाता है, तो आगे ऐसा किंक या बम्प बन जाता है, मतलब इधर घुस गया और उधर उभर आया। जब उभर आया
तो अब व्हील को आगे बढ़ने के लिए इस ऊपर उठे हुए हिस्से को चढ़ना पड़ता है, यही इस फ्रिक्शन का कारण है। अगर छोटी व्हील होगी तो ज़्यादा धंस जाएगी, तो ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस करेगी, और बड़ी व्हील कम फ्रिक्शन महसूस करेगी। इसीलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल एक्शन प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो 1/, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेडियस अगर रेडियस अगर ज़्यादा हुआ तो इज इक्वल टू अ कांस्टेंट म्यू रोलिंग और n/r, r रेडियस है। तो इससे जो म्यू रोलिंग का यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, जो कि ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, वो ये r क्या है, रेडियस है, तो म्यू r की यूनिट फिर मीटर हो जाएगी। तो याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ गॉट यूनिट ऑफ लेंथ, जबकि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ गॉट नो यूनिट। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखिएगा। तो फ्रिक्शन को अपन, अच्छा फ्रिक्शन फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? तो देखिए फ्रिक्शन अगर ना होता तो हम कोई चीज़ पकड़ ना पाते, हर चीज़ सरक जाती। तो आज अगर चीज़ें कसी जा सकती हैं, टाइट की जा सकती हैं, एक दूसरे में बांधी जा सकती हैं, आप रस्सियों में गांठ लगा सकते हैं, नॉट, वो सब फ्रिक्शन के कारण होता है। अगर चिकनी चिकनी होती तो आप कितना भी गांठ लगा देते वो सरक के खुल जाती। फ्रिक्शन अगर ना होता तो हम लोग वॉक ना कर सकते ज़मीन पर, क्योंकि हम लोग सरक के गिर जाते। एकदम चिकनी सड़क में कभी चलने की कोशिश करिए, आप गिर जाएंगे। तो फ्रिक्शन फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। फ़ायदेमंद कहाँ है? जहाँ जहाँ हमको सपोर्ट लेके काम करना पड़ता है चीज़ों को। और नुकसानदेह ये है कि इसके कारण क्या होता है कि ये रोकता है रोटेटिंग मोशन को। तो बहुत सारी एनर्जी जो है रगड़ खा के हीट में कन्वर्ट हो जाती है और मशीनें घिस जाती हैं, तो एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है और वियर एंड टीयर हो जाता है, चीज़ें कट फट जाती हैं, टायर घिसे ना अगर फ्रिक्शन कम होता तो। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम कैसे करें? तो फ्रिक्शन कम करने के लिए कई सारे तरीके सुझाए गए, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो अगर मान लीजिए कोई टेबल है तो ज़्यादा खुरदुरी है तो फ्रिक्शन होगा, कभी आप लिखेंगे तो आपके हाथ में रोकेगा वो। तो खुरदरापन दूर करने के लिए आप क्या करें, सरफेसेस को स्मूथ कर दें। तो पहला तरीका है स्मूदनिंग द सरफेसेस। दूसरा क्या है, पॉलिश कर दें, पॉलिशिंग द सरफेस। पॉलिश करने से क्या होता है, अनइवननेस थोड़ी भर जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिश आप कर देंगे तो फिर वो चिपकने लगेगा और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो टू मच पॉलिशिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन, पॉलिशिंग अप टू सर्टेन लिमिट डिक्रीजेस फ्रिक्शन। तीसरा क्या है, ऐसे चिकनी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं विच आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स विच में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे ऑयल डाल देते हैं तो वो चिकनापन पैदा होता है। आपने देखा जहाँ मोशन होता है वहाँ पे ऑयल या ग्रीज लगा देते हैं। तो ये लुब्रिकेंट्स होते हैं, इनमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो ये केमिकल रिएक्शन न करें, दूसरा ये चिपकें, क्योंकि अगर ना चिपकेंगे तो हम लगा देंगे तो ये किनारे हो जाएंगे, वो देर बाद सरफेस सूख जाएगा। तो बार बार डालना पड़ेगा ऑयल हमको। थोड़ी सी ये स्टिकी होनी चाहिए और ये इवोपरेट नहीं होनी चाहिए और केमिकली स्टेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए वर्क ये कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑयल्स को मिला के बनाते हैं लुब्रिकेंट्स, जो अच्छे माने जाते हैं। एक और तरीका है कि जो चीज़ें जैसे पानी में स्टीमर चलना है तो वहाँ पे पानी रोकता है, तो स्टीमर का जो शेप है वो सामने ऐसा चिकना और नुकीला बना देते हैं जैसे फिशेस होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइनिंग। इट इज़ मेकिंग द फ्रंट फेस स्मूथ एंड शार्प। मतलब ऐसी अगर कोई गाड़ी होगी और वो पानी में चलेगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी, और ऐसी होगी तो दिक्कत कम हो जाएगी, जैसी मछली होती है। तो स्ट्रीम लाइनिंग। एक और तरीका होता है कन्वर्टिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए गाड़ी को आप ज़मीन पर सरकाएं तो कितनी मुश्किल होगी,
अगर आप इसमें पहिया लगा दें तो आसानी हो जाएगी। अगर आप एक रॉड है, उसके बाहर कोई रिंग है, उसको चलाना है, अब बाहर वाली जो रिंग है अगर वो चलेगी तो वो मुश्किल करेगी। तो अगर बीच में आप छोटे छोटे स्टील के व्हील्स डाल दें तो इट इज़ एज इफ यू हैव कन्वर्टेड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। और यह जो व्यवस्था बनती है इसको बोलते हैं बॉल बियरिंग। ये फैन वगैरह में लगाए जाते हैं, तो जिसमें आप देखे होंगे 2 रिंग रहती है और बीच में छोटे छोटे छर्रे स्टील की बॉल्स रहती हैं, तो वो क्या है कि बढ़िया चलते हैं आसानी से। तो बॉल बियरिंग्स बनाना ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका है। तो यहाँ पर एक प्राइम क्वेश्चन हम देख सकते हैं, वो ये है कि आज हमने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले बताए, और जो डायमेंशनल फार्मूले आपको बताया है वो क्या था। तो ऑप्शन 1 है डायमेंशनल फार्मूला 1 है, ऑप्शन 2 है mL⁻², ऑप्शन 3 है mL²T⁻²। एक ही डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया है आज, ये मैं बता देता हूँ और कौन सा इसमें से था। नन ऑफ दिस, आज कौन सा डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया है। एक और 2 केसेस और एग्जाम में आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन कर्व या ऑन टर्न। मोड़ पर साइक्लिस्ट कैसे चलता है। तो आपने कभी देखा होगा कि साइकिल चलाने वाला आदमी जब मोड़ पे मुड़ता है, साइकिल चला रहा है, और जब वो मोड़ पे मुड़ता है तो वो ऐसे झुक जाता है साइकिल के साथ, और उसी के कारण उसको मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, बिकॉज एट द टर्न हिज मोशन बिकम्स सर्कुलर। तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए इस सड़क पे चल रहा है, तो जब वो आएगा ऐसे तो उसकी जो साइकिल होगी वो एकदम ऐसे वर्टिकल ना रह के ऐसे झुक जाएगी। तो ये साइकिल का पहिया आपको दिख रहा है, और ये उसका हैंडल दिख रहा है। तो ये सामने वाला पहिया दिख रहा है, इसके पीछे एक पहिया और होगा। इस साइकिलिस्ट को आप सामने से देख रहे हैं, और ये हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल से वो थीटा एंगल पे टिल्ट कर गया। इससे क्या होता है कि जब वो रोड को दबाएगा तिरछा, तो रोड उसको इस तरह से रिएक्शन देगी। तो रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ऐसे आएगा। तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, n cos थीटा, और एक टुकड़ा हो जाएगा इस तरह से। देखिए n के 2 टुकड़े हो जाएंगे। n क्या है, रिएक्शन ऑफ रोड। जब वो तिरछा हो जाएगा तो रोड को तिरछा दबाएगा, तो रोड भी तिरछा उसको उठाएगी, स्लैंट। तो ये हो जाएगा n sin थीटा। तो n cos थीटा जो है ये उसके वेट को बैलेंस करेगा, साइकिल और साइकिल सवार का जो वेट है। और n sin थीटा अंदर को लग रहा है, सर्कल के सेंटर तरफ जा रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो n sin थीटा becomes
सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, एंड n cos थीटा बैलेंसेस द वेट mg। तो डिवाइड करेंगे आप इसमें इसको, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो कितना ज़्यादा वो झुकेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा झुकेगा। इसीलिए मोड़ पर मुड़ते समय हमें वेलोसिटी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा झुकेगा तो उसके सरक के गिर जाने की संभावना है ऐसे साइड में। भाई ज़्यादा झुका तो उधर ही गिर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कम झुके क्योंकि सुरक्षित रहे, तो उसे चाहिए कि वेलोसिटी कम कर ले और रेडियस बढ़ा ले, यानी छोटे रेडियस में ना मुड़े कि यहीं जल्दी से मुड़ जाए, थोड़ा बड़ा गोला बना के मुड़े। भाई हम साइकिल में जा रहे हैं तो हम कई प्रकार से कर सकते हैं। हम खट्ट से ही मुड़े तो इसमें क्या ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, हम आराम से मुड़े ऐसे दूर से। रेडियस हमें सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी तो काफ़ी कम कर लेनी चाहिए। मोड़ पे हमेशा साइकिल धीमी कर लेनी चाहिए और रेडियस बड़ा कर लेना चाहिए। तो ये साइकिलिस्ट के मोशन है, यहाँ पे थीटा में आप निकाल सकते हैं। ये केवल साइकिल ही नहीं, ट्रेन वगैरह भी आपने देखा होगा, जब ट्रेन मुड़ती है तो ट्रेन की पटरी वहाँ पर आप देखिए तो ट्रेन थोड़ा सा ऐसे तिरछी हो सके इसके लिए इधर की पटरी नीची, इधर की ऊंची बनाई जाती है, अंदर वाली पटरी नीची बनाई जाती है। आपने रोड भी देखी होगी, रोड मोड़ जहाँ आता है वहाँ पर रोड खुद ऐसी बना दी जाती है जिससे कि गाड़ी ऐसी हो जाए। देखिए साइकिल तो दो ही पहिए थे तो झुक गई, अब कार जा रही है तो मोड़ में कार कैसे झुकेगी, तो क्या कार के ये दो पहिए जमीन पर रहेंगे, ये दो हवा में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बना ही देते हैं, रोड ही ऐसी बनाते हैं कि वहाँ ऊंची कर देते हैं बाहर साइड में। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अगर नहीं करते मोड़ तो फिर क्या होगा, देन कार इज लाइकली टू स्लाइड इन द साइड, और फिर फ्रिक्शन की कृपा से ही कार बचेगी, और नहीं तो फिर कार सरक सकती है साइड में। अगर ऐसी रोड नहीं बनाई गई तो स्पीड हमें धीमी कर लेनी चाहिए, नहीं तो कार सरक जाएगी। तो अब लेते हैं मोशन ऑफ कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड। ये मोड़ है तो इसमें कार जा रही है, ये कार के पहिए हैं। ये कार को हम लोग पीछे से देख रहे हैं, कार के पहिए दिख रहे हैं। कार किधर जा रही है, इधर की इधर कि इधर की इधर नहीं, कार ऐसे जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये लेवल नहीं होगा तो कार को मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, तो कोई नहीं देगा। तो कार बाहर की ओर स्लाइड करने को होगी। जब बाहर की ओर सरकेगी कार तो अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा। भैया आप किसी चीज़ को आप इधर को सरकाएंगे तो फ्रिक्शन उसका उल्टा, तो कार ऐसे मुड़ेगी तो सरकने को होगी ऐसे बाहर की ओर, तो उसका फ्रिक्शन लगेगा उल्टा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो म्यू एस एन, इतना फ्रिक्शन लगेगा। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, म्यू एस एन, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ भले ये पूरा सर्कल ना हो, लेकिन ये एक सर्कल का पार्ट तो है, तो उसका सेंटर होगा और ये उसका रेडियस होगा। तो जिस भी भाई अगर कोई इस सर्कल पे चल रहा, तो जिस सर्कल पे चल रहा है उसका रेडियस आप जान रहे इतना,
लेकिन अगर इतना सर्कल नहीं भी है, इतने पर ही चल रहा है, तो भी तो रेडियस ऑफ सर्कल यही है, क्योंकि जब तक इस पे चल रहा है तब तक सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, तो रेडियस तो वही होगा। तो यूएस एन इसका व्यास, अब जितना इसका वेट होगा उतना ही नॉर्मल एक्शन होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन रख देते हैं। तो म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से हम कट गया, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस आर जी, तो v आ जाएगा अंडर रूट म्यू एस आर जी। इतनी वेलोसिटी से वो चल सकता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक भी वेलोसिटी से नहीं चल सकता, मतलब चल ही नहीं सकता मोड़ पर, चला कि सर का। तो अगर हम कार, हमारी रोड लेवल है, हॉरिजॉन्टल है, और हम मुड़ रहे हैं और चले गए, तो फ्रिक्शन को धन्यवाद दीजिए, उसकी कृपा से हम चले गए, नहीं तो हम सरक जाते बाहर को। फ्रिक्शन बाहर को सरका रहा था, लेकिन फ्रिक्शन ने रोक लिया अंदर तरफ, और उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर मिल गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्रिक्शन नहीं रहा तो भी आप बच जाएं, या गाड़ी आप और तेज चलें, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते, तो आप ऐसा कहिए कि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ कार इतना होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जो है कार की जो होनी चाहिए इतनी या कम, ठीक है, तभी सुरक्षित रहेंगे। तो ये वेलोसिटी काफ़ी कम आती है। जैसे कि आइए क्वेश्चन लेके देखें कि बिटवीन रोड एंड टायर द म्यू एस इज 0.5 if radius of road is 10 meter, find the allowable velocity of vehicle at this turn। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी लिमिट आ गई अंडर रूट म्यू एस, म्यू यानी 0.5, आर 10 मीटर, जी यानी 10, तो ये अंडर रूट 50 आ गई, तो मतलब लगभग 7.1 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में हम देखें तो 7.1 इंटू 18/5, ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए लगभग 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफ़ी कम स्पीड है, मतलब आपको इतना स्पीड धीमी लानी पड़ेगी, अन्यथा आप सरक जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पीड लिमिट कम है, और इतनी लिमिट तक धीमा करने के लिए हम कार वालों को बोल सकते हैं छोटी छोटी सड़कों पर। लेकिन जो बड़ी बड़ी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे होती हैं, हम उसके मोड़ों पर अगर हम उम्मीद करें कि कार और ट्रक की स्पीड इतनी तक वो कम करे तभी सुरक्षित रहे, तो ये अच्छे इंजीनियर का काम नहीं हुआ। अच्छे इंजीनियर को चाहिए कि वो मोड़ों पर हाई स्पीड अलाउ करे, ताकि ड्राइवर वगैरह को या व्हीकल्स को इतनी कम स्पीड ना लानी पड़े, और तो भी सुरक्षित रहें। तो एज ए हाईवे इंजीनियर वी मस्ट make the roads in such a manner that on the turns vehicles must be safe even at the speed of 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर। तो उसके लिए क्या है कि हम रोड को बैंक्ड कर देते हैं, रोड को थोड़ा सा झुका देते हैं। तो अब हम अगला फॉर्मूला लेते हैं कि मोशन ऑफ कार का हम नाम लेते हैं, कोई भी 4 व्हीलर या कितने व्हील हो, मतलब दोनों तरफ पहिए रहें, ऑन ए बैंक्ड
सर्कुलर रोड। To provide safety at turns, the roads are made banked। बैंकिंग कहलाती है। इसे कैंट या सुपर एलिवेशन भी कहते हैं। द आउटर साइड इज लिफ्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग रोड। ये रोड बनाते समय ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोड है, रोड कैसी रहेगी, जैसे ये रोड जा रही, मतलब ये रोड है, इस पे गाड़ी चलेगी, मिट्टी भरी है नीचे, ये रोड जा रही है ऐसे। अब अगर ये रोड मुड़नी हो तो ऐसे मुड़ सकती है, ये मुड़ गई, या ऐसे ऐसे मुड़ गई इधर, उसी पे गाड़ी मुड़ जाएगी। लेकिन ये तो प्लेन रोड है, इस पर स्पीड कम अलाउ रहेगी, बढ़ाएंगे ज़्यादा तो सरक जाएंगे। तो इसे क्या करते हैं कि जैसे इधर मुड़ना है तो ये अंदर वाला साइड हुआ, आउट साइड हो गया, तो आउट ऐसे टिल्टर बना देते हैं। मतलब ये रोड मुड़ते समय जब बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। तो जब तक वो मुड़ती रहेगी तो यहाँ पर ऊंचा कर देंगे, मतलब रोड ऐसे प्लेन तो बनाएंगे, पर जब मोड़ के जगह जहाँ मोड़ रहेगा वहाँ रोड बनाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल भर देंगे, गिट्टी विट्टी, और ऐसे रोड बनाएंगे। मतलब रोड ऐसी हो जाएगी, ऐसी। तो ऐसे सीधे जा रही है, फिर मोड़ पे जैसे मान लीजिए मोड़ दिया तो ऐसे हो गई, और फिर जब सीधी हो गई तो फिर सीधी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह समझ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग या कैंट या सुपर एलिवेशन। तो ये है, तो ये जब रोड सीधी बनती और जब रोड को ऐसे उठा दिया, यही है थीटा, जो कहलाएगा बैंकिंग। ये बैंकिंग एंगल हो गया। तो अब यहाँ पे मतलब मटेरियल भर दिया ना, यहाँ ज़्यादा मटेरियल इधर लगेगा। तो अब इस पे जब गाड़ी आएगी ना तो वो गाड़ी ऐसी हो जाएगी, ऐसी रोड पे जब गाड़ी आएगी तो आप पीछे देखेंगे आपको ऐसी दिखेगी। ये गाड़ी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है उधर को, रोड ही ऐसी बन गई। तो अब आइए देखें क्या क्या फोर्स लग रहा था। इसके सेंटर से ठीक नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है mg। वेट ऑफ व्हीकल में ही लोगों का वेट भी शामिल हो जाएगा, अंदर बैठे हैं। लेकिन जब ये ज़मीन को दबाएगा तो ज़मीन रिएक्शन जो देगी अपने नॉर्मल देगी, तो ज़मीन इस तरह से रिएक्शन देगी, ऐसे। ये है नॉर्मल रिएक्शन।
क्योंकि तिरछा रहेगा। आप देख रहे हैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर को आएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसका जो सेंटर होगा उसकी ओर फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। और साथ में बाहर को सरकने वाली है हम ये भी मानेंगे, तो अंदर की ओर एक फ्रिक्शन भी लगेगा, एफएमएस, जमीन के लॉन्ग। और तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस एन का एक कंपोनेंट ये हो गया कि ये एंगल थीटा, तो एन कॉस थीटा, और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। और एफएमएस की भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो एफएमएस तो एफएमएस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफएमएस साइन थीटा। रूल ये होता है कि अगर कि वेक्टर है एक्स, तो इसके थीटा डिग्री पे जो कंपोनेंट होता है वो एक्स कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है एक्स साइन थीटा। तो ये बात आप याद रखिए कि उसके थीटा डिग्री जो कंपोनेंट होता है वो कॉस हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। एफएमएस है तो एफएमएस कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्टिकल फोर्स हैं अपवर्ड, वो वेट को बैलेंस करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं इस तरफ वो सब बन जाएंगे सेंट्रीपिटल। तो आई ड्राइव करते हैं कि कितनी स्पीड लिमिट अब हमारे व्हीकल के लिए अलाउ हो गई है। तो देखिए ऊपर को है एन कॉस थीटा, तो एन तो ऊपर को एन कॉस थीटा और नीचे को एफएमएस साइन थीटा। तो इनको जो डिफरेंस है एन कॉस थीटा माइनस एफएमएस साइन थीटा, ये डिफरेंस जो है एम जी को बैलेंस करना चाहिए। तो ये ज़्यादा रहे ये कम रहे तो घट के ये जो आए उसको बैलेंस करे। और इधर को जो फोर्सेस लगेंगे तो वो लगेंगे एन साइन थीटा और एफ एम एस कॉस थीटा, वो मिलके हो जाएंगे एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ on which the motion is occurring, circular route। तो अगर आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो आप ऐसे करिए, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट। जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, वही एक्सप्रेशन। और ये एन साइन थीटा प्लस एफ एम एस, एफ एम एस जो होता है वो होता है म्यू एस एन कॉस थीटा, एफ एम एस इक्वल टू म्यू एस एस छोटा सा एन, तो डिवाइडेड बाई ये एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। तो देखिए एन सब जगह से कट जाएगा कॉमन लेके। अब एक काम करें, सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, सभी को, उधर नहीं इधर बार। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपान 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये कुछ टेन ए प्लस बी टाइप का एक्सप्रेशन है, इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो आर जी यहीं ला लें तो वी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये हमारी ये स्पीड लिमिट आ गई व्हीकल की।
ठीक है, तो इतनी स्पीड लिमिट अलाउ है। पिछली बार आपको याद होगा अंडर रूट म्यूएस आर जी था, मतलब ये थीटा की हेल्प नहीं थी, कैंट था ही नहीं, तो ये थीटा हटा हुआ था, तो बस वही रूट म्यूएस आर जी, रूट में पूरा रूट यहाँ तक है, यहाँ तक, तो वही आई थी स्पीड लिमिट। ठीक है, तो जैसा पिछली बार हम देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर ले लेंगे एक स्पेशल केस। स्पीड लिमिट आप देख ही रहे हैं कि करंट के कारण बढ़ गई है, तो स्पेशल केस यहाँ पर ये लेते हैं कि अगर थीटा ना हो तब तो खैर पिछला केस ही आ गया, और दूसरा लेते हैं स्पेशल केस, या अपन उसको स्पेशल केस नाम दे दें। अगर म्यूएस 0 हो जाए, मतलब फ्रिक्शन ना हो, मतलब रोड एकदम चिकनी हो जाए या रोड पर तेल गिरा हो, तो म्यूएस 0 होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ये 0 हो गया तो टेन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि इतनी स्पीड लिमिट अभी भी अलाउ है, जबकि पिछली बार आपको याद होगा बिना फ्रिक्शन के हम चल ही नहीं सकते थे। इस बार क्या है, कैंट की कृपा से हम फ्रिक्शन 0 हो जाए तो भी इस स्पीड से चल सकते हैं, और फ्रिक्शन अगर है तो रख दें और ज़्यादा स्पीड चल सकते हैं। तो इसका एक मतलब है, मान लीजिए ये स्पीड लिमिट आ गई 40 किलोमीटर पर आवर और ये आ गई मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर या उसके अंदर चलेंगे तो आप केवल करंट का यूज़ करेंगे। देखिए, फ्रिक्शन किसी भी चीज़ में डिमांड पर लगता है, डिमांड पर उसका यूज़ होता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ में फ्रिक्शन का यूज चाहे तो ना करें, तो अगर आप इस स्पीड लिमिट से कम चलते हैं तो यानी फ्रिक्शन का आप यूज़ ही नहीं करेंगे, यानी आपकी गाड़ियों के टायर घिसेंगे ही नहीं। और आप इस स्पीड लिमिट के अंदर चलते हैं तो इसका मतलब कि गाड़ी के टायर घिसेंगे पर आप सरकेंगे नहीं, और इससे ज़्यादा तेज़ आप चलेंगे तो टायर भी घिसेंगे और आप सड़क भी जाएंगे। तो अगर आप इस स्पीड लिमिट के अंदर चल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि हम करंट भर का यूज़ कर लें, फ्रिक्शन का यूज़ भी ना करें, यानी गाड़ी आपकी है और आप चाहते हैं कि उसका टायर और उसके पुर्जे ना घिसें। और जब आप इससे ज़्यादा तेज़ चलेंगे और इसके अंदर चलेंगे तो गाड़ी दूसरे की है तो घिस जाए, लेकिन आप सुरक्षित रहें। और अगर आप इस स्पीड लिमिट से भी आगे चलते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जान भी दूसरे की है, चली जाए क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब केसेस आपने समझ लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।